नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आपको अपने चैनल 2 साथ कॉमर्स क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे थे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम जो बचे हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो हम कहाँ पर थे? हमारी कहानी कहाँ पर थी कि पुलिस ने उसे कहाँ पर भेजा? उसे भेजा आपके हॉस्पिटल और हॉस्पिटल क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्ट हो रहा था, है ना? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी 7 क्या बोलती है? कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करती है। अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारी जो स्टोरी थी उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होता है जब वो हॉस्पिटल जाता है ना, देखो इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ आपको कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है इसको भी क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। और वो क्या था हमारा? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो किस पर था वो? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसको क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। अब उसे कहाँ भेज दिया गया है? वो 50 साल के आदमी को कहाँ भेज दिया गया है? उसे भेज दिया गया है आपका हॉस्पिटल। ठीक है? अब आप हॉस्पिटल जाते हो दिखाने के लिए तो आपको क्या कहते हैं कि स्लिप दिखाओ, है ना? आपको मतलब अगर एडमिट करना है तो आपको पहले बिल के पैसे देने पड़ते हैं ना। जैसे आप कंसल्टेंसी फीस देते हो डॉक्टर को, तो कंसल्टेंसी फीस जब देते हो तो आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना जेब में। तो अब क्या हुआ कि जब उसको हॉस्पिटल भेजा गया, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो फिर भी जो आपका एंट्रेंस है वहां पर जो बैठे थे, जो रिसेप्शनिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ठीक है, तो तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं है? तो उसने जेब देखी, उसने सोचा मेरे पास तो अब थोड़ा डाउटिंग में आया वो। तो जो आपके डॉक्टर ने कहा, जो आपके सॉरी डॉक्टर नहीं, जो रिसेप्शनिस्ट है, उन्होंने क्या कहा कि इससे हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी या नहीं? रेवेन्यू कैसे होगी? ऑब्वियसली अगर अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल की रेवेन्यू कैसे होती है? जब पेशेंट आता है, आपका कंसल्टेंसी फीस देता है, तो तभी तो उसकी रेवेन्यू होती है ना। तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि अगर हम इसे एडमिट करते हैं, हम उसे एडमिट करते हैं तो क्या उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है। ठीक है? अब वो सोचा, उसने सोचा किसने सोचा? उस आदमी ने सोचा, उसने कहा मेरे पास तो उसने सोचा हाँ मेरे पास क्या है? प्रॉपर्टी है, मेरे पास फिक्स एसेट्स है, मेरे पास मशीनरी है। तो उसने बोला कि मैं दे दूंगा, मेरे पास तो फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं। अगर मेरा इलाज में मेरे पास जो भी पैसे हैं उससे नहीं भी हो सकता है तो मैं अपने फिक्स एसेट को बेच कर क्या दूंगा? पैसे दूंगा। ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके बारे में कहता है? बात करता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। ठीक है? अब आते हैं 11। अब वो गया, उसने उसने रसीद रसीद काटी रिसेप्शन में। अब वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने जब उसे देखा तो वो थोड़ा ना मतलब घूमने वाला जैसा लगा। उसने कहा क्या फॉरेन से आ रहे हो? फॉरेन से आ रहे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? फॉरेन घूम के आ रहे हो? तो उसने, अब देखो फॉरेन से हम क्या याद करेंगे? अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालना फॉरेन। ठीक है? तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बोला? फॉरेन घूम के तो नहीं आ रहे हो? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हमारा किससे रिलेटेड है? फॉरेन एक्सचेंज रेट से। ठीक है? अब बात करते हैं 12। अब उसने सोचा नहीं, तो उसने जब उसने कहा नहीं मैं तो फॉरेन से घूम के नहीं आ रहा हूँ। क्यों? अब देखो कोरोना काल में क्या था? बीमारी बाहर से आ रही थी ना, तो डॉक्टर ने कहा क्या तुम फॉरेन से आ रहे हो? उसने कहा नहीं मैं सर फॉरेन से तो नहीं आ रहा हूँ। अब उसने सोचा कि क्या पता मेरे इलाज में ज्यादा पैसे हो, तो उसने कहा कि क्या मैं अकेला ही पैसा दूंगा, सारे अकेले ही खर्च करूंगा? तो उसने कहा नहीं, आपको क्या करेगी? गवर्नमेंट भी ग्रांट करेगी, गवर्नमेंट भी पैसे देगी। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा कि आपको गवर्नमेंट भी पैसे देगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है हमारा? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है? तो इसको याद रखना, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। 12 नंबर क्या कहता है हमारा? गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है? अब उसने कहा कि गवर्नमेंट भी देगी। ठीक है? और उसने क्या कहा कि दोनों का मिलकर आपका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है? तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है हमारा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो आपको भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और थोड़ा गवर्नमेंट देगी। ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है कि नहीं गवर्नमेंट भी देगी आपको, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है कि थोड़ा आपको भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब थोड़े पैसे आपके इलाज के लिए आपको भी देने पड़ेंगे, और थोड़ा कौन देगा? आपको गवर्नमेंट देगी। तो इन्वेस्टमेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से क्या आ रहा है हमारा?
अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ठीक है, अब जब गवर्नमेंट मिलेगी और वो मिलेगा, जिसके जो पेशेंट है वो और गवर्नमेंट मिलेगी, तो दोनों का क्या होगा, एमालगमेशन। ठीक है, तो उसको मिलने को क्या कहते हैं हम, एमालगमेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है हमें, अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 तो हमारा डिलीट हो गया है, तो वो किससे रिलेटेड था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। अब बात करते हैं 9। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट ने पूछा क्या आपके पास पैसे हैं, तो वो थोड़ा सा जेब ऐसे करने लग गया, देखने लग गया। उसके बाद तो उसे डाउट हुआ रिसेप्शनिस्ट को कि अगर मैं इसे एडमिट करती हूँ तो इससे मेरा रेवेन्यू मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है, डोंट वरी मैम, किसने कहा, पेशेंट है, डोंट वरी मैम, मेरे पास फिक्स एसेट पड़ा है, अगर मेरा पैसा पूरा नहीं हुआ तो मैं उसे बेचकर आपकी फीस दे दूंगा। ठीक है, अब 11 क्या कहता है, 11 क्या कहता है, वो जैसे अंदर गया, फीस काटी। ठीक है, फिर 11 क्या कहता है कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या कहा कि फॉरेन घूम के आए हो, तो उसने कहा नहीं सर फॉरेन। तो इससे 11 क्या कहता है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आते हैं 12। अब उसने डॉक्टर से पूछा कि सर सारा खर्चा जो भी इलाज में आएगा क्या मैं ही दूंगा, उसने कहा नहीं, डोंट वरी, आपको गवर्नमेंट भी देगी और कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब दोनों का मिलके क्या होगा, अमेलगमेशन होगा ना, मैंने बताया था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। तो अभी हमने क्या देखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो किसके बारे में बात करता है, अमेलगमेशन के बारे में। अब देखते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अब क्या हो रहा था, जैसे उसने डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या अकेले दूंगा, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, डोंट वरी, गवर्नमेंट भी देगी। ठीक है, तो हमने उसमें देखा गवर्नमेंट ग्रांट। उसके बाद उसने कहा कि कुछ पैसा तुम लगाओगे और कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी, तो तुम दोनों का मिलकर क्या होगा, अमलगमेशन होगा। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या देखा था, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अब क्या हो रहा था, वो 59 ईयर्स का था, वो नेक्स्ट ईयर रिटायर हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा तुम तो अभी रिटायर हो रहे हो ना, क्या तुम तो अब तुम्हारे तो 60 इयर्स होने वाली, तो तुम रिटायर होने वाले हो। तो जब उसने डॉक्टर ने पूछा तो उसने कहा नहीं, मैं अभी रिटायर नहीं हो रहा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 किसके बारे में बात करता है, 15 मतलब 59। तो 59 60 पर आके हम क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने कहा सर डोंट वरी, मैं आप उधार लूंगा, मैं या तो मैं उधार ले लूंगा और मैं उधार लेकर भी आपका जो भी पैसा आएगा मेरे ट्रीटमेंट में उसको मैं चुकाऊंगा। तो जब उसने उधार की बात करी तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोरोविंग कॉस्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किसके बारे में बात करता है, बोरोविंग कॉस्ट। ठीक है, अब उसने सोचा सोचा कि यार मैंने डॉक्टर को तो बोल दिया कि मैं उधार लेके आपका जो भी पैसा आएगा वो ट्रीटमेंट में दूंगा। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी कि मेरे कितने रिलेटिव ऐसे हैं जो मुझे पैसे दे देंगे और मेरे कितने रिलेटिव ऐसे हैं जो मुझे पैसे नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, सेगमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे हमारा क्या आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्या कहता है, सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग। तो किसके बारे में बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग। अब आते हैं हम, उसने कहा कि यार मेरा तो एक जो ऐसा रिलेटिव है वो मुझे पक्का पैसे दे देगा। तो जब उसने सेगमेंटेशन करा तो एक जगह रिलेटिव के नाम लिखे और जो पैसे दे सकते थे, और एक जगह नॉन रिलेटिव के नाम लिखे जो पैसे नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी 18 क्या हमारा बात करता है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ठीक है, अब एक रिलेटिव क्या बोलता है कि हम तो पैसे देने के लिए तैयार है, पर तुम्हें अपनी जो वो जमीन है ना आपके गांव में, उसको मेरे को लीज पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो किस पर देना पड़ेगा, लीज पर देना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किसके बारे में बात करता है, लीज के बारे में। ठीक है, अब फिर लीज के बारे में बात करता है। ठीक है, उसने कहा, जो हमारा एक रिलेटिव था, रिलेटिव ने क्या कहा कि तुम्हें तो अपनी जो जमीन है आपके गांव में उसको हमें क्या देना पड़ेगा, लीज पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब लीज पे देना पड़ेगा। फिर रिलेटिव ने ये भी कहा तुम्हें बोरो करने की क्या जरूरत है, तुम्हारी तो अर्निंग ही इतनी अच्छी है कि तुम वैसे ही सारा पैसा बिल दे सकते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 हमारी क्या बात करती है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी 20 किसके बारे में बात करती है, अर्निंग पर शेयर।
अब क्या हुआ, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ये सारी बातें हो गई, डॉक्टर भी रेडी हो गया, ठीक है, उसने कहा कि सर डोंट वरी, मैं रिटायर हो तो रहा हूँ, पर मेरे पास बोरो कर लूंगा, मैं बोरो करके भी आपका सामान दूंगा, तो बोरोइंग कॉस्ट आ गया। फिर वो सेगमेंटेशन करने लगा, तो इसलिए सेगमेंटेशन आ गया। फिर उसने रिलेटिव, जो भी हमारे रिलेटिव थे उनको फोन करना स्टार्ट किया, तो रिलेटेड पार्टी, अब एक रिलेटिव ने कहा कि हम तो रेडी हैं पर आपको लीज पर देना पड़ेगा, तो लीज आ गया। उसके बाद एक और रिलेटिव ने क्या कहा, आपको जरूरत किस बात की है, आपके पास तो आपकी अर्निंग इतनी अच्छी है कि आपको पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, जब वो एडमिट होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी वाइफ को बताता है और अपने बच्चे को बताता है। ठीक है, तो 21 हमारा क्या कहता है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमारी कौन बात करता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 हमने क्या देखा कि वो जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो अपनी बीवी और बच्चे को अपनी क्या बता रहा था, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उसके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब उसके बाद हम आगे को देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या कहता है। 22 क्या कहता है कि जब वो हॉस्पिटल पर एडमिट था तो उसने अपने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किसके बारे में बात करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक चीज आपको पकड़नी है, ठीक है। तो उसने फिर क्या बोला, हाँ, कि आप वरी मत करना, अपनी वाइफ से कहा कि आप वरी मत करना, जो भी टैक्सेस थे वो सब मैंने क्या कर दिया है, दे दिया है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो टैक्सेस के बारे में वरी मत करना, मैंने क्या किया है, जो भी टैक्सेस थे वो दे दिए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या कहता है हमारा, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम, किसके बारे में बात करता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम। ठीक है, अब वो जब बोलता है कि मैंने सारे टैक्सेस दे दिए, उसके बाद वो ये भी बताता है कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। अब ऑब्वियसली अगर कोई लास्ट स्टेज पर है तो बताता है ना, मैंने इसको इतना देना है, मैंने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया है, इसने मेरा इतना पैसा देना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 से 23 में आप क्या याद करोगे, इसको, इन्वेस्टमेंट को। तो आपको एक टॉपिक पकड़नी है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 23 में उसने पहले टैक्सेस के बारे में बताया कि आप वरी मत करना, मैं जो भी है 22 में उसने कहा कि मैं टैक्सेस दे के गया हूँ। उसके बाद उसने क्या बताया कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये जो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये रिपीट हो रहा है। 21 में भी हमने इसके बारे में बात करी थी, फिर 22 में हमने टैक्सेस, उसने 22 में बताया कि मैंने टैक्सेस देने थे, थर्ड में बताया कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा जो बिजनेस चल रहा है उसे डिसकंटिन्यू कर देना। डिसकंटिन्यू मतलब कि उसे बंद कर देना। तो आप डिसकंटिन्यू से याद रखना कि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 क्या कहता है, डिसकंटिन्यू के बारे में बताता है। वो उसने पहले टैक्सेस के बारे में बताया, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, और उसके बाद बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बिजनेस क्या कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 क्या कहता है, डिसकंटिन्यूइंग द ऑपरेशन। अब क्या होता है, तो उसके लड़के ने बोला, लड़का भी साथ में मम्मी के साथ बैठा था, वो एडमिट था, तो उसने क्या कहा कि पापा, मैं तो अभी छोटा ही हूं, तो हमें इतने सारी चीजें कैसे याद रहेंगी, तो आप हमें क्या बना के दो, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 क्या कहता है, उसका बेटा कितने साल का था, 25 का था। ठीक है, ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हो कि बेटा 25 का था, तो 25 में बेटे ने क्या बोला था कि हमें क्या बना के दो, इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, क्या क्या किया है। ठीक है, अब उसने क्यों बोला कि मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देना, क्योंकि उसमें एक ऐसी बात थी ना जो वो बता नहीं सकता है, मतलब अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को बता नहीं सकता था। इसीलिए उसने क्या कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा जो बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू कर देना। ठीक है, तो जो चीज हम बता नहीं सकते, जो चीज को हम टच नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। तो 26 किसके बारे में बात करता है, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। ठीक है, अब क्या हुआ, हाँ, कि जो इंटेंजिबल एसेट्स था ना उसका बिजनेस में, उसके साथ उसका क्या था, जॉइंट वेंचर था, मतलब कि उन दोनों का कुछ आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था। इसीलिए उसने कहा, ताकि वाइफ को पता ना लगे, इस वजह से उसने क्या कहा, डिसकंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो उसका क्या था, उसके साथ जॉइंट वेंचर। ठीक है, किसके साथ था, इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट का क्या है आपका, 26 किसके बारे में बात करता है, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, और 27 आपका क्या कहता है, जॉइंट वेंचर। क्या था इंटेंजिबल एसेट के साथ, जॉइंट
वेंचर। अब जो इंटेंजिबल एसेट्स था ना, उसको उसने क्या दिलाया था, एक एसेट्स दिलाई थी, ठीक है? मतलब कि उसको एक घर वगैरह दिया था। तो वो किसके बारे में बात करता है? 28 हमारा किसके बारे में बात करता है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है? तो अब 29, अब उसने बोला कि कुछ भी हो, मतलब कि कुछ भी हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अगर मैं मुझे कल के दिन कुछ हो जाता है। तो उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखा था। ठीक है? तो 29 हमारा लास्ट क्या कहता है? प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स के बारे में बात करता है। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं। 22 क्या बोलता है? टैक्सेस एंड इनकम के बारे में। तो बताता ना कि आपको वरी नहीं करना, मैंने सारी टैक्सेस दे दी। तो 23 में बताता है, वो क्या कहता है कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट किसमें बताता है? 23 में। 24 में क्या कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है 24 में, तो वो बोलता है कि बिजनेस को क्या कर दो? बंद कर देना। आप ऐसे भी याद रखते 2024 में उसे कोरोना आया था। कोरोना, सॉरी ऐसे मत याद रखना। तो 2024, सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 क्या कहता है कि वो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देना। ठीक है? अब उसके बच्चा कितने साल का था? 25 साल का। तो उसने अपने बच्चे ने कहा, पापा हम ये सब कैसे याद रखेंगे? आपने यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट दिया, इतना आप तो हमें एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 25। अब उसने डिसकंटिन्यू के बारे में बात क्यों करी? क्योंकि उसका कुछ इंटेंजिबल एसेट्स था। ठीक है? और इंटेंजिबल एसेट्स के साथ उसका क्या था? जॉइंट वेंचर था, जो कि 27 में है। अब 28 में उसने क्या दिया था? अपने जो इंटेंजिबल एसेट्स था, उसको क्या दिया गया? उसको एक एसेट्स दिया, मतलब कि गिफ्ट में। ठीक है? और कुछ भी हो, उसने कुछ भी, उसका लोचा था इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, और उससे जॉइंट वेंचर था, उसको एसेट दिया, पर उसने अपनी वाइफ और बच्चे के लिए क्या क्या करके रखा था? प्रोविजंस करके रखे थे। तो जो हमारा लास्ट, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स के बारे में। तो ये तो रही हमारे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा बहुत, अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको गो थ्रू करना, और जो मैंने कहानी बताई उसके एग्जाम, उससे आप उसको याद करने की कोशिश करना। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।